फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। हमारी ये थर्ड क्लास रहने वाली है। इस क्लास में मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये क्लास आपकी सभी टीचिंग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, इसके साथ साथ चाहे आप सीटेट का एग्जाम देंगे, उसमें भी आपके इक्वली हेल्प करेगी। क्योंकि पिछली बार जो सीटेट के एग्जाम हुए हैं उनमें आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो आपके आगे भी चांसेस है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसको मैंने बहुत डीपली लिखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है ताकि आपका इसमें कोई डाउट ना रहे। ठीक है, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं आपको सितंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर कराने वाली हूँ। सितंबर के बाद हम सीरीज को स्टार्ट रखेंगे। जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपका जो अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर है फिर वो कराऊंगी, फिर नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये 4 मंथ का करंट अफेयर मैं आपको कराने वाली हूँ। तो कल या परसों की क्लास में आपको सितंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर देखने को मिलने वाला है। अराउंड 30 पेजेस का ये करंट अफेयर रहेगा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गई, सारे इंपॉर्टेंट एमेस्टर्स हो गए, एशियन गेम्स हो गए, नोबेल प्राइज हो गया, जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इसमें मैंने ऐड आपको बता रही थी। सारा का सारा जो करंट अफेयर होगा वो मैं आपको कराती जाऊंगी। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर की जो पीडीएफ है आपको उसी फोल्डर में मिल जाएंगी जो आपने 49 रुपीज में परचेज कर रखा है। और ये जो पीडीएफ थी ना, इसमें मैंने आपको एसएसटी, इसके साथ साथ सारा जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके का पोर्शन अवेलेबल कराया था। एसएसटी में मॉडर्न हिस्ट्री थी और साथ साथ पॉलिटी थी। ठीक है, तो जिसने भी ये 49 में परचेज किया हुआ है उसके फोल्डर में करंट अफेयर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को परचेज करना हो तो एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर जाकर आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं आपको ये करंट अफेयर कराऊंगी उसके बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। कल या परसों की क्लास में ही आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा एंड देन आपको इसका प्राइस भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जिसको परचेज करना वो अभी कर सकता है, अदरवाइज आपको ये पीडीएफ जो है वो 99 रुपीज में अवेलेबल होगा। तो यही मुझे बताना है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना। तो आपको पता है आपके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 में आई है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले तो आपको इसका नाम ही पता होना चाहिए। तो एनईपी का पूरा नाम जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो पूरा नाम इसका क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको ना हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी बोल देते हैं, बट इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उसका पूरा नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसको ना नॉलेज का सुपर बैंक कहा गया है। जो आपकी न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये क्या है? एक ज्ञान का ऊर्जा स्रोत है। क्योंकि ये अभी आपका जो नई पॉलिसी आई है इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। तो इसको क्या नाम दे दिया गया? ये क्या है? नॉलेज का सुपर बैंक है, यानी कि किसकी तरह काम करता है? ज्ञान के ऊर्जा स्रोत की तरह काम करता है। बट अगर हम अब एनईपी पढ़ रहे हैं तो हमें उसके थोड़े से इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार इस पर काम कब हुआ था, अब तक कितनी पॉलिसीज आई हैं और इसमें क्या क्या चेंज है। तो जो भी चीजें हम पढ़ते हैं पहले उसके थोड़े से इतिहास को पढ़ते हैं एंड देन जो न्यू चीजें हैं उनको पढ़ते हैं। तो इसके इतिहास के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो आज तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो कितनी बार आ चुकी है? लगभग 3 बार आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है, आपसे पहला पॉइंट तो यही पूछा जा सकता है कि अब तक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कितनी बार आई है? तो 3 बार आपके अब तक एजुकेशन पॉलिसी आई है। अगर हम पहली बार की बात करें, मैंने आपको अभी जब पिछली क्लास में एनसीएफ पढ़ाया था तो एनसीएफ में मैंने आपको ये कोठारी कमीशन इन सब के बारे में भी बताया था। तो आपके यहाँ पर जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है वो कब आई थी? 1968 में। इसके बाद अगर सेकंड की बात करें तो 68 को आप रिवर्स कर देना, 86 कर देना, तो ये सेकंड वाली आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट की अगर बात करेगा, क्योंकि थर्ड तो आपके अभी रिसेंट की आपके टाइम की है तो उसको तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। लेकिन अगर फर्स्ट की बात करता है तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आपके 1968 में आती है। लेकिन अगर सेकंड की बात करेंगे, हम भूल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, यानी कि इसको 86 कर देंगे। ठीक है, तो पहली एजुकेशन पॉलिसी आपकी 1968 में, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी ये कब आती है? 1986 में आती है। इसके बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी तो नहीं आती, लेकिन जो 86 वाली आपकी पॉलिसी है इसी को क्या कर दिया जाता है? रिवाइज किया जाता है, यानी कि इसमें कुछ माइनर से चेंजेस होंगे एंड देन इसको रिवाइज किया जाएगा 1992 में।
ठीक है, तो ये 1992 में रिवाइज करके आती है। एंड देन इसके बाद जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आएगी वो आपके 2020 में आती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक आपके यहाँ पर 3 बार पॉलिसीज आ चुके हैं, एक 1968 में, दूसरे की बात करेगा तो 1986 में रिवर्स करेंगे, दूसरी बार फिर ये इसके कुछ सालों के बाद में रिवाइज होती है 1992 में। तब यहाँ पर एक प्रोग्राम आता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अब मैंने कहा इसमें कुछ रिवाइज हुआ तो कुछ एडिट हुआ होगा, तो यहाँ पर क्या ऐड किया गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन को ऐड किया गया है। तो 1992 में आपकी पॉलिसी में क्या ऐड किया गया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऐड किया गया, जिसमें बात कही गई लर्निंग विदाउट बर्डन की। आपको पता है बीच में से जो बच्चों के बैग थे उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, छोटे छोटे बच्चे होते थे और बैग का वजन जो है वो उनसे डबल होता था। तो इसमें क्या बात कही गई कि बच्चों के जो बैग का बोझ है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए, रिमूव किया जाए बैग के बर्डन्स को। और यही बात किसने कही थी, हमारे एनसीएफ 2005 ने कही थी। ये एनसीएफ मैंने आपको बताया था, कंप्लीट डिटेल से पढ़ाया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, नई शुरुआत सीरीज 1, ठीक है, सीरीज 2 टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से मिलेगी आपको, और सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। लर्निंग विदाउट बर्डन की बात किसमें कही जाती है, 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है, जिसके थ्रू क्या बात कही जाती है कि हम क्या करेंगे, बच्चों की लर्निंग को विदाउट बर्डन करेंगे। यही बात एनसीएफ कहता है। अब यहाँ पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो एट प्रेजेंट हम जैसे फॉलो कर रहे हैं, मतलब अभी ये जो एनईपी है 2020 की, इसके थ्रू क्या होगा, ये किसके द्वारा डिजाइन की गई, किसके द्वारा बनाई गई, तो इसरो के चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन जी, उनको क्या बनाया गया, इस पॉलिसी का चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, इसको कस्तूरी रंगन पॉलिसी भी कह सकते हैं ये, या ऐसा भी पूछ सकते हैं किसके द्वारा बनाएंगे, इसके हेड कौन थे, तो आप क्या टिक करेंगे, इसमें कस्तूरी रंगन टिक करेंगे। आगे यहां तक का समझ में जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो आपकी अब एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020 है, वो किस पर बेस है। जैसे ये आपकी एनईपी 2020 है तो ये बेस्ड किस पर मानी गई है, 1986 वाली पर बेस मानी गई है, क्योंकि इसी के बाद में ये पॉलिसी आई है। और अगर हम ईयर्स की बात करें तो 34 ईयर के बाद में आपकी न्यू पॉलिसी आई है। तो 2020 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कितने साल के बाद आती है, 34 साल के बाद, यानी कि 34 ईयर्स के बाद में आती है। इससे पहले जो ये 1986 की पॉलिसी थी, इसी को क्या कर दिया गया, इसी को बेस बनाया गया, बेस माना गया और इसी के आधार पर पॉलिसी में चेंज किया गया है। अब 1986 की पॉलिसी भी बता देती हूँ मैं। ये आपकी जो आपने जो पढ़ाई की होगी वो 10+2 वाली की होगी, यानी कि अपने पहले 10 तक की पढ़ाई की, एंड देन आपने 2 साल 10+2 की। ये किसके द्वारा डिजाइन की गई थी, कोठारी कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था इसका फॉर्मेट। 1964 से 66 को अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, ये 68 वाली को ही हम फॉलो कर रहे थे, इसके बाद 86 में कुछ चेंजेस किए गए और यहां से ही क्या ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ये 10+2 वाला ड्राफ्ट तैयार किया गया था। यही फॉर्मेट हम अब तक फॉलो करते आ रहे थे, लेकिन एट प्रेजेंट इसको क्या कर दिया गया है, जो आपकी पॉलिसी है 2020 की, उसमें कुछ चेंज किए गए हैं। अब ये चेंज कौन से हैं, तो यहां पर मैंने लिखा है, सबसे पहले यहां पर लिखा गया है 4, पहले लिखा 5, फिर मैंने लिखा 3, फिर 3 एंड देन 4। ठीक है, इसमें यहाँ पर कुछ एज वाइज इसको डिवाइड किया गया है, इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं। जैसे ये 5 है, फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, एंड देन लास्ट में क्या है, 4 है। ठीक है, ऐसे करके हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर दूसरी बार फिर से 3 साल, एंड लास्ट में हम 4 साल का कोर्स दे रहे हैं। तो पहले जो 5 ईयर है उसमें एज ग्रुप की बात करेंगे तो इसका जो एज ग्रुप है वो 3 से 8 ईयर होगा। अगर हम सेकंड वाले 3 की बात करते हैं तो 8 से 11, फिर 11 से 14, फिर 14 से 18। ठीक है, ये एज ग्रुप की बात कही गई थी। तो इसमें एज ग्रुप की बात कही गई है, पहले 5 ईयर, फिर 3 ईयर, फिर से 3 ईयर एंड देन 4 ईयर। ठीक है, तो एज ग्रुप की बात करते हैं तो 5 वाले में 3 से 8 आता है, 3 से 8 साल के बच्चे। 3 वाले पे क्या आएगा, 8 से 11, फिर लास्ट में 3 11 से 14 एंड देन 4 वाले में 14 से 18। तो एज ग्रुप की बात इसमें कही गई है। एनईपी का एज ग्रुप जो है आपसे पूछा जा सकता है, एनईपी का एज ग्रुप कहां से कहां तक होगा, 3 से 18 तक। लेकिन आरटी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आरटी का जो एज ग्रुप था वो 6 to 14 ईयर था।
जो बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात करता था। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है कि यहाँ पर बच्चों को 3 से 8 साल तक 18 साल तक इसमें ऐड किया गया है। अब ये क्या है, न्यू है, ठीक है, तो अब ये वाला नया है। लेकिन मान लो अगर आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आपको वैसे ही आंसर टिक करना है। अगर ऊपर लिख कर देगा कि एट प्रेजेंट क्या नया ग्रुप है तो आप ये टिक करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग क्या है तो ये टिक करेंगे। लेकिन अगर ऊपर मेंशन कर दिया जाता है आरटी के अकॉर्डिंग क्या है तो आपको 6 to 14 टिक करना होगा। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखकर अपना आंसर टिक करना है, ठीक है ना, जो स्टेटमेंट होगी वैसे ही आपको अपना आंसर टिक करना होगा। अब यहाँ पर ECCE था, जिसका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से 12th तक फ्री एजुकेशन की बात करता है। तो ECE क्या करता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से 12th तक फ्री एजुकेशन की बात करता है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस जान लेते हैं कि जो पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और जो आज वाली एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। पहले वाली का पैटर्न क्या था और आज वाली का पैटर्न क्या है। एक बार अच्छे से ध्यान से इसको बस समझ लो जो मैं समझा रही हूँ, उसके बाद सारा समराइज करने वाली हूँ ताकि आपको सारा समझ में आ जाए, ठीक है। 2 टाइम से लिखी हुई है, तो जहां से मुझे बेहतर कंटेंट मिलता है मैं आपको लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका कोई पॉइंट ना रह जाए, और उसको समराइज करके लिखा है ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में तो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो अगर हम ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो आपको पता है पहले बच्चा जो है 10 साल तक यहाँ पे पढ़ता था, पहली से 10वीं तक की पढ़ाई होती थी, एंड देन 2 साल में 16 से 18 साल तक यहाँ पर 10+2 की बात कही जाती थी, ठीक है। एज ग्रुप यहाँ से 6 से 18 साल तक का हो जाता था। 6 साल में बच्चा एडमिशन लेता था और 18 साल तक वो अपनी 12th कर लेता था। लेकिन यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बात कही गई, 3 से 18 साल तक की बात कही गई है। यहाँ पर बच्चा 3 साल में यहाँ पर एंटर करेगा और 18 साल तक वो अपनी एजुकेशन को पूरा करेगा। लेकिन जो ये 3 साल है, क्या ये तीसरा साल होते स्कूल में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है, उसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ये 3 इयर्स स्टार्ट कर रहा है, ये वैसे तो टोटल कितना है 5 साल का होता है, मतलब इसको हम 5 से काउंट करते हैं, बट यहाँ पर पहले इसको डिवाइड किया गया है 3 साल के ग्रुप में और 2 साल के ग्रुप में। तो यहाँ पर पहला जो 3 ईयर है वो क्या कहलाता है, ये 3 और 2 का जो अलग अलग ग्रुप है इसको हम फाउंडेशन ग्रुप के नाम से जानते हैं। 3 से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर पहले 3 साल बच्चा कहाँ पर पढ़ेगा, आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, या फिर हम आंगनबाड़ी को क्या कह सकते हैं, अब आपको पता है आपके आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल का रूप दे दिया गया है, जिसकी वजह से अब आपने देखा होगा एनटीटी की वैकेंसीज आ रही हैं, जो नर्सरी टीचर होते हैं उनकी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो वो इसीलिए आएंगी क्योंकि वहां पर आपको प्ले स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये 3 साल तक 3 साल का जो बच्चा होगा 3 साल का, वो कहाँ जाएगा, आंगनबाड़ी में जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसी को क्या नाम दिया गया है, फाउंडेशन का नाम दिया गया है, और यहाँ पर बच्चा 3 से 6 साल तक पढ़ेगा। तो ये फाउंडेशन ईयर्स की बात करेगा तो 3 से 6 साल कहाँ रहेगा, ये प्ले स्कूल या आंगनबाड़ी में रहेगा, ठीक है। ये मैंने जो टीचिंग का एग्जाम दिया था, जो HSSC TGT का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था और वहां पर इसको गलत माना गया था, तो बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी लगाया इस पर, ठीक है। वहां पर राइट आंसर इन्होंने 3 to 8 माना था, बट यहाँ पर ये जो आंसर होना था उसका 3 to 6 होना था। तो यहाँ पर पहले 3 साल आंगनबाड़ी में रहेगा, तो प्री स्कूल की एज की बात कही गई, आंगनबाड़ी की प्ले स्कूल की एज कितनी है, 3 से 6 ईयर है। लेकिन अगर टोटल फाउंडेशन की एज पूछता है तो आप क्या टिक करेंगे, 3 to 8 ईयर टिक करेंगे। यहाँ पर टोटल कोर्स कितना हो जाता है, 5 साल का। पहले 3 से 6 साल तक बच्चा किस में पढ़ेगा, प्ले स्कूल में पढ़ेगा, प्री स्कूल हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको आंगनबाड़ी भी हम कह सकते हैं। इसके बाद जब बच्चा यहाँ पर 6 to 8 ईयर का होगा, यहाँ पर बच्चा पढ़ेगा 1st क्लास और अपनी 2nd क्लास। पहले 3 ईयर में वो यहाँ पर जो प्री स्कूल है उसमें कर लेगा, नर्सरी LKG UKG जो भी उसे करना होगा, एंड देन वो 1st and 2nd क्लास में पढ़ने वाला है। इसी को क्या नाम दिया गया है, फाउंडेशन एज का नाम दिया गया है, या फाउंडेशन ईयर्स का नाम दिया गया है। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज जो है वो 3 से 6 साल का है, लेकिन अगर हम सेकंड फेज की बात करते हैं तो सेकंड फेज जो है वो 6 to 8 ईयर का है। यहाँ पर बच्चा पहली और दूसरी क्लास की बात करता है। फाउंडेशन की बात करेंगे तो फाउंडेशन में बच्चा 3 से 6 साल तक की बात करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 2 फेजेस में होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो एज रहेगी वो रहेगी प्रिपरेटरी एज। इसको देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, पहले फाउंडेशन एज है, सेकंड में आपकी प्रिपरेटरी एज है, थर्ड में मिडिल एज, एंड देन सेकेंडरी एज, ठीक है। ये रहती है आपके 3 से 18 साल तक की।
पहले वाला मैंने अभी आपको बताया था 5 ईयर का रहेगा, दूसरे वाला रहेगा 3 ईयर का, तीसरा 3 ईयर का, लास्ट वाला आपका 4 ईयर का रहने वाला है, जिसको मैंने अभी पढ़ाया आपका 5, 3 का स्क्वायर एंड 4 करके। ये 5 वाला जो है इसको हम 2 फेज में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट फेज होगा प्री स्कूल का, जो रहेगा 3 से आपके 6 ईयर तक, और सेकेंड फेज होगा 6 to 8 ईयर तक का। ठीक है, तो ये हो जाता है फाउंडेशन ईयर। इसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं प्रिपरेटरी एज। प्रिपरेटरी एज में बच्चा 3 क्लासेस पढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तक वो वहां पर पढ़ चुका है। तो प्रिपरेटरी एज की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास पढ़ने वाला है। तो प्रिपरेटरी एज में बच्चा क्या करेगा, 3rd क्लास करेगा, 4th क्लास करेगा और 5th क्लास करेगा। तो टोटल यहाँ पर 3 ईयर हो जाते हैं। यही मैंने आपको प्रिपरेटरी एज में बताया है। सबसे पहले हमने किसी का फाउंडेशन तैयार किया है। आपने देखा होगा, आप कहीं पर जाते हैं तो फाउंडेशन लगाते हैं ना, फाउंडेशन लगाने के बाद आप क्या हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, तो बाद में क्या हो गया, प्रिपेयर हो गए। ठीक है, तो पहले फाउंडेशन एंड देन प्रिपरेटरी एज। प्रिपरेटरी के बाद में हम कहाँ जाएंगे, मिडल एज में। मिडल एज में आपको देखने को मिलेगा 6, 7, 8। आपने देखा होगा आपकी क्लास में ना बहुत सारे बेंच होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 बेंच पहले माने जाते हैं, उसके बाद 6, 7, 8 को हम क्या कहते हैं, तो बीच में बैठने वाले बच्चे हैं, और 8 के बाद 9, 10, 11 वाले हम क्या कहते हैं, बैक बेंचर्स है ना। तो मिडल एज कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 to 8 तक। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास किस में जाएगी, मिडल एज में जाएगी। ये भी कितने साल का है आपका, 3 साल का है। सेकेंडरी एज आपकी 4 ईयर की है, और इसमें आपके 9th क्लास आती है, 10th क्लास आती है, 11th क्लास और 12th क्लास आती है। तो यहाँ पर ये हो जाती है आपकी सेकेंडरी एज। तो अभी मैंने आपको 4 फेजेस बताए हैं, 4 एज बताई हैं। पहले में मैंने आपको फाउंडेशन बताया, सेकंड में मैंने आपको प्रिपरेटरी बताया, थर्ड में मैंने आपको मिडिल एज बताया, और फोर्थ में मैंने आपको सेकेंडरी एज बताया। फाउंडेशन में बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, 3 से 8 ईयर का होगा, उसमें बच्चा 2nd क्लास तक पढ़ लेगा। सेकंड में मैंने आपको प्रिपरेटरी एज बताया, यहाँ पर बच्चा 3 ईयर पढ़ेगा, 3rd क्लास करेगा, 4th क्लास करेगा और 5th क्लास करने वाला है। तीसरे वाले में जो बच्चा है वो मिडिल एज के बारे में पढ़ेगा। मिडिल एज होती है ये 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास। इसके बाद 4th में सेकेंडरी एज है, जहां पर बच्चा 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th क्लास को पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये 4 क्या है, स्टेजेस है, 4 एज है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, एनईपी 2020। एनईपी 2020 जो है वो किसको रिप्लेस करके लाई गई, 10+2 वाले मेथड को रिप्लेस करके हम नया मेथड ले आए, जिसको हमने क्या नाम दिया, 5+3+3+4। ये इसको हमने नाम दे रखा है कस्तूरी रंगन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एट प्रेजेंट जो ये पॉलिसी आपके नई वाली, एट प्रेजेंट आपके जो शिक्षा का डिपार्टमेंट है, जो आप एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, वो किसके अंडर आता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पहले यही एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर आता था, लेकिन आज ये किसके अंडर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर है। एजुकेशन मिनिस्ट्री को एचआरडी से अलग कर दिया गया। लेकिन पहले जो ये 10+2 वाला फॉर्मूला था, ये किसके अंडर था, एचआरडी डिपार्टमेंट के अंडर था, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर इस जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है, मैं नई ही बोलती हूँ, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऐसे नए से आप याद रख सकते हैं। तो जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात कही गई है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, जो हमारे HSSC TGT का स्क्रीनिंग एग्जाम था उसमें आया था। ठीक है, तो यहाँ पर वोकेशनल क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी कहाँ से, 6th क्लास से। यानी कि अब हम बच्चे को सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनाएंगे, मतलब रटने वाली एजुकेशन नहीं देंगे, हम यहाँ पर बच्चे को व्यवसायिक शिक्षा भी दे रहे हैं। मान लो उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट किस में है उसको भी हम डेवलप करेंगे। तो कौन सी क्लास से डेवलप करने लगेंगे, 6th क्लास से। तो अब आपसे पूछा जाए कि वोकेशनल एजुकेशन जो है बच्चे की कब से स्टार्ट हो जाती है, तो अब आप क्या टिक करेंगे, 6th क्लास से बच्चे की वोकेशनल एजुकेशन क्या है, स्टार्ट हो जाती है, या हम कह सकते हैं व्यवसायिक शिक्षा जो है वो बच्चे की 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि हम बच्चे का क्या करेंगे, 360 डिग्री का हॉलिस्टिक असेसमेंट करेंगे, यानी कि बच्चे का पूरा संपूर्ण विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा, ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा। तो इसी को हमने क्या नाम दिया है, 360 डिग्री हॉलिस्टिक असेसमेंट। आपसे पूछा जा सकता है जो एजुकेशन पॉलिसी है वो किसकी बात करती है, तो चहुमुखी विकास की, यानी कि हॉलिस्टिक असेसमेंट की बात करता है।
हॉलिस्टिक होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। अब ऑल ओवर डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, आपका सोशल डेवलपमेंट भी होगा, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, इसी को इन्होंने नाम दे दिया, ये जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है इसी को क्या नाम दिया है, परख नाम दिया है। तो इसकी फुल फॉर्म है PARAKH। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है, परख है। तो हमें परख की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि परख का मतलब क्या होता है। आपसे परख की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं और एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म्स पूछी भी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पी की। पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस, यानी कि पहले बच्चा क्या करेगा, हम क्या करेंगे, बच्चे की परफॉर्मेंस देखेंगे। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस देखकर हम उसे क्या करेंगे, असेस्ट करेंगे। तो पी से क्या बनेगा, परफॉर्मेंस बनने वाली है। पी से क्या होगा, परफॉर्मेंस होगी। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए से क्या होगा, असेसमेंट होगा, यानी कि हमने क्या किया, बच्चे को असेस्ट किया है। इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करते हैं, तीसरे नंबर पर क्या था, आर था, तो फिर हमने उसका क्या किया, रिव्यू किया, यानी कि उसने कैसे काम किया तो हमने क्या कर लिया, एक रिव्यू कर लिया। इसके बाद फिर से ए क्या है, ए से हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि बच्चा कितना सीख गया है, के से उसको कितना ज्ञान हुआ है, एच से उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब परख की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहने वाली है, पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालिसिस, के से आपके नॉलेज रहेगी। ठीक है, एच से रहेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो गया। यही क्या है आपका 360 डिग्री का होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है परख क्या है, तो परख एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है जिसकी फुल फॉर्म पी से परफॉर्मेंस, ए से होगा असेसमेंट, आर से रिव्यू, फिर ए से एनालिसिस करेंगे, के से नॉलेज एंड एच से आपका होलिस्टिक होगा। तो ये हो जाती है परख की फुल फॉर्म जो आपका 360 डिग्री का चहुमुखी विकास है। इसके बाद बात कही गई कि जो बच्चा है उसको हम ज्ञान किस में देंगे, उसकी मदर टंग में देंगे, और ये कौन सी क्लास तक होगा, टिल 5th क्लास तक होगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मदर टंग में हम बच्चे को कब तक पढ़ाएंगे, उसकी 5th क्लास में, जब तक कि वो 5th क्लास में है तब तक हम बच्चे को उसकी मदर टंग में ही एजुकेशन देंगे। बच्चे पर कोई भी भाषा को हम क्या नहीं करेंगे, इम्पोज नहीं करेंगे, यानी कि उस पर कोई भाषा हम थोपेंगे नहीं। और इसी के लिए हमें क्या बनाना पड़ा, नया NCFTE बनाना पड़ेगा। बच्चों के लिए नया क्या बनाना पड़ेगा, NCF 2020 बनाना पड़ेगा। ये अभी जो आपका न्यू NCF आया है वो सिर्फ फाउंडेशन एज के लिए आया है, मतलब ड्राफ्ट वगैरह तैयार है और ये बनेगा, जब ये लागू होगा तो उसको डिटेल से भी हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर ये आपको पता ही है 2030 तक जिसको बीएड करनी है वैसे कर सकता है, अदरवाइज इंटीग्रेटेड बीएड वैलिड मानी जाएगी। एनईपी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। एनईपी का मतलब क्या है कि हम बच्चे का क्या करें, एक ऐसा बेस बना दे, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दे कि वहां पर जो बच्चा है बाद में बड़ा होकर उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े स्कूल्स है, मैं खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मैंने खुद देखा है कितने बड़े बड़े स्कूल्स है और वहां पर बच्चे को अच्छे से गिनती भी नहीं सिखाई जाती, अच्छे से ABCD भी नहीं आती है, उनको अक्षरों की पहचान भी नहीं कराई जाती। और वहीं पर एक छोटे स्कूल का बच्चा होगा उसे पूरे अल्फाबेट की पूरी पहचान होती है। तो यहाँ पर जो पढ़ाता है ना उसको इन दोनों के बीच में डिफरेंस का पता लगता है। तो सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है वो होता है बच्चे का बेस तैयार करना। और यही बात जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, यही बात आपकी एजुकेशन पॉलिसी कहती है। आजकल ऐसा प्रोसेस हो गया कि बड़ी बड़ी फीस ले ली जाती है, प्राइवेट स्कूल्स वाले जो बहुत बड़े स्कूल्स होते हैं बड़ी फीस ले लेते हैं एंड देन उनकी ड्यूटी पूरी, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनको ये जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी भी पूरी पहचान नहीं होती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसको। और फिर बाद में आपको पता ही है हमारा एजुकेशन सिस्टम का। तो यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या कहती है, वो यही कहती है कि हम बच्चे का क्या तैयार करना, अच्छा बेस बनाना है। हमेशा चाइल्ड के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यानी कि आपको एजुकेशन में कुछ भी दिखाई दे वो बच्चे के लिए हमेशा बेस्ट देने का प्रयास किया जाएगा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी जो है वो क्या कह रही है कि हमें चाइल्ड के लिए क्या करना है, बेस्ट करना है, हमेशा बच्चे का बेस्ट सोचना है और उसके लिए बेस्ट करना है। ठीक है, अभी ये पॉइंट मैं आपको बता तो रही हूँ बट मैंने ये कहीं और से पढ़ा था तो उन्होंने वहां पर समेटिव टू फॉर्मेटिव बता रखा था और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है फॉर्मेटिव टू समेटिव। ठीक है, तो अलग अलग बुक में कुछ भी अलग अलग लिखा हुआ हो सकता है, तो एक बार आप इसको सर्च कर लेना। जो पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर लिखा गया है कि जो बच्चा है वो कैसे सीखेगा। पहले हमें बच्चे को फॉर्मेटिव रूप से तैयार करना होगा एंड देन हम उसे समेटिव की तरफ लेकर जाएंगे। और वैसे एजुकेशन में यही होता है बट वहां पर पता नहीं शायद मिस्टेक इसमें है या उसमें है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एक बार आप इसको श्योर कर लेना
यहाँ पर लिखा है फॉर्मेटिव से हम कैसे लेकर जाएंगे, यो समेटिव की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वहां पर बच्चे का हम आकलन कर सकते हैं, वहां बच्चे को इंप्रूव कर सकते हैं, एंड देन तभी बच्चा समेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनईपी 2020 में एबीसी। ये एबीसी क्या है? ए से होगा आपका एकेडमिक, बी से बैंक, सी से क्रेडिट। ठीक है, तो ये एक बार एबीसी की फुल फॉर्म ही पूछ ली गई थी, तो इसको पढ़ लेना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसके बाद दोबारा से मैंने इसको समराइज करके भी लिखा है, इसको भी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो वो भी आपके लिए जरूरी रहेगा। तो एनईपी क्या होता है? एनईपी सिफारिश करता है मल्टीलिंग्विज्म की, यानी कि बहुभाषावाद की। तो एनईपी किसके बारे में बताता है? बहुभाषावाद को बताता है। एनईपी 2020 में प्रस्तावित बदलाव लाए गए, वो कैसे थे? स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेकर जाना, यानी लचीलेपन की तरफ लेकर जाना। एनईपी पूरे देश को प्राइमरी लेवल पर भाषा का निर्देश देता है। मातृभाषा में हम बच्चे को कब तक पढ़ाएंगे? 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाने वाले हैं। एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? यानी कि अगर हम बच्चे को असेस्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि बच्चे के सीखने में हम क्या कर पाए? उसकी मदद कर पाए, और ये जान पाए कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है या उसको कहाँ तक कौन सी प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका उद्देश्य होगा वो यही होगा कि बच्चे के हम उसमें सीखने में मदद कर पाए। एनईपी 2020 जो है वो किस बात पर जोर देती है? तो एनईपी 2020 आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर देती है, यानी कि शिक्षा को कैसा किया जा सके? लचीला किया जा सके। यानी कि मान लो आपको आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ अलग तरीके से मैं बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर बच्चों के ऊपर रिजिड होना है। आप अगर एक मेथड से पढ़ा रहे हैं तो आपको ओनली वन मेथड से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको फ्लेक्सिबल टीचर की तरह काम करना है। तो एनईपी 2020 किसकी बात करती है? फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है। अगर मान लो एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड अभिभावक को दिए जाए तो वो क्या करेगा? तो वो विद्यार्थियों की प्रगति और विशिष्टता को रिफ्लेक्ट करेंगे। उनके जो रिपोर्ट कार्ड होंगे वो किसके बारे में होंगे? उनकी प्रोग्रेस के बारे में होंगे, उनकी विशिष्टता के बारे में होंगे। इसके बाद एनईपी जो है वो बच्चों को इंगेज करेगा कैसे? मूल्यांकन से। ठीक है, मूल्यांकन असेसमेंट। यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या करेगा? मतलब एनईपी का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? बच्चों को इंगेज करना, किसी न किसी काम में जोड़ना। यहाँ पर जो मूल्यांकन है, असेसमेंट करेंगे हम बच्चे का, उसका पर्पस क्या होगा? बच्चों के जो शिक्षण और अधिगम है उसमें क्या लाना? सुधार लाना। बच्चों का जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे? उसमें सुधार लेकर आएंगे। इसके बाद असेसमेंट किस लिए किया जाता है? ये भी पूछा जा सकता है। तो असेसमेंट किया जाएगा गैप्स फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम गैप्स को फाइंड आउट कर पाए, फिर उसको हम क्या कर पाए? इंप्रूव कर पाए। टीचिंग लर्निंग को क्या कर पाए? हम यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव कर पाए। यहाँ पर असेसमेंट जो है वो किसका होगा? दोनों का होगा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। एनईपी किसके बारे में बात करती है? टीचर के बारे में भी बात करती है और साथ साथ लर्नर के बारे में भी बात करती है। इसमें कहा गया है कि जो असेसमेंट है वो टीचर का भी होगा और साथ साथ लर्नर का भी होगा। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो मतलब यह है कि वो क्या कर रहा है? सीख रहा है। आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है कि मान लो बच्चों ने यहाँ पर क्या कर दी? मिस्टेक कर दी है, तो आप उसको क्या समझते हैं? आप उसको चांटा लगा देंगे, आप उसको उसके पेरेंट्स को सचेत करेंगे, या आप उसके प्रिंसिपल के पास लेकर जाएंगे, या आप ये सोचेंगे कि वो सीख रहा है, हम उसकी आगे उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि वो क्या कर रहा है? बच्चा यहाँ से सीख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी एनईपी यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको समराइज कराने वाली हूँ एक बार। ये आपका समराइज हो जाएगा। इसको हम थोड़ा फास्ट रीडिंग से पढ़ लेंगे क्योंकि सेम बातें इसमें लिखी गई है, बट ये आपके समरी के लिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है ताकि आप इसको क्या कर सके? समराइज कर सके। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है वो सारा इन 3-4 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। शायद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एनईपी 2020 जो अभी मैंने आपको बताया कौन से नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है? 3rd नंबर की। ठीक है, 1968 में हमारी पहले आई थी, उसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? 1986 होगा। एंड 3rd जो है वो कब आती है? 34 साल के बाद में 2020 में हमारी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आती है। ये मैंने आपको बताया है। साथ साथ रिवाइज करते जाना अपना, चाहे एक ब्लैंक पेज ले लेना और जो जो मैं बताती जाती हूँ मतलब अपने साथ साथ लिखते जाना, कि इससे आपको भी याद हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं। अगर आप किसी टॉपिक को इस तरीके से पढ़ते हैं ना, मान लो आपने सारा पढ़ लिया, सारा पढ़ने के बाद आपने एक ब्लैंक पेज लिया, ब्लैंक पेज पर जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपको याद आता है, आप सारा लिख दीजिए। क्या 5 मिनट सारे लगते हैं उसको लिखने में? तो अगर मान लो आप इस तरीके से करते हैं तो आप वो चीजों को बेहतर ढंग से याद रख पाते हैं। आपको वो चीजें जो है लास्ट तक याद रहेंगी और आप उसको भूल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी जो मतलब आप अपनी प्रैक्टिस जो खुद से कर सकते हैं, खुद से लिख लिख कर देखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा।
तो यहाँ पर यही मैंने लिखा है, एनईपी जो है वो ड्राफ्ट किसके द्वारा की गई है, कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा की गई है। इस नीति ने 34 साल के बाद में एनईपी को क्या किया, रिप्लेस किया है। अब एनईपी में क्या क्या सुधार किए गए हैं, सबसे पहले ये अदब देखो, यहाँ पर आपको न्यू पॉइंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो एनईपी 2020 में हमने क्या ऐड किया है, एक तो इक्विटेबल शिक्षा हो, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके साथ साथ इंक्लूसिव शिक्षा पर जोर दिया गया है। इंक्लूसिव का मतलब यह है कि सारे के सारे बच्चे यहाँ पर ऐड किए गए हैं, चाहे वो डिसेबल चाइल्ड है, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड है, सभी को समान शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद यहाँ पर जो बच्चे आपने पढ़ा होगा, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे होते हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली रूप से क्या होते हैं, वंचित होते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बच्चे हैं, उन सबको इसमें ऐड करने का जो टारगेट है वो एनईपी 2020 में रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या ऐड किया गया, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया है। इसका जो नया ग्रुप है, नए ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने बताया था नया ग्रुप क्या कहता है, 5+3+3+4 की बात करता है, यानी कि 5 3 का स्क्वायर और 4 की क्या करेगा, बात करेगा। ये क्या है, आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रोसेस है। इसके बाद ट्रिपल एसए की बात कर लेते हैं, तो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का गठन करना, यानी कि एनईपी में क्या कहा गया कि हर स्कूल क्या करेगा, अपने लिए एक ट्रिपल एसए का गठन करेगा, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करेगा, जो आगे कुछ भी चेंजेस हो, कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो तो उसमें हेल्प कर पाए। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है, यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल, सभी लेवल पर शिक्षा को क्या कर देना, सार्वभौमिकरण कर देना। जब स्कूल में एंटर करेगा तब से लेकर क्लास 12th तक क्या कर पाएगा, वो शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। यही क्या है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल है। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद न्यू फॉर्मेट जो है मैंने आपको बताया, 5 3 का स्क्वायर और 4 है। ये जो समिति है ये बनी कब थी, तो समिति कब बनी है, 2017 में बनाई गई थी। 2019 में क्या दी, इसने अपनी रिपोर्ट दी, और 2020 में इसको पूरे इंडिया में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कमेटी का गठन कब किया गया, 2017 में कस्तूरी रंगन कमेटी बनती है। कमेटी बनेगी, उस पर कुछ काम करेगी, ड्राफ्ट तैयार करेगी, उसका पूरा प्रोसेस तैयार करेगी, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो ये टाइम कितने साल का लगा, 2 साल का टाइम लगता है। 2019 में जो ये रिपोर्ट है ये क्या कर दी जाती है, रिपोर्ट सौंप दी जाती है। लेकिन अब आगे उन पर डिपेंड करता है कि इस रिपोर्ट को कब लागू किया जाएगा, तो 1 साल बाद यानी कि 2020 में इस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाता है। ये जो आपकी एनईपी है ये बात किसकी करती है, टीचर एजुकेशन की बात करती है, लैंग्वेज की बात करती है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती है। तो ये नहीं है कि एनईपी में सिर्फ बच्चों के बारे में बात कही गई है, यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग की बात कही गई, टीचर एजुकेशन की बात कही गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ये टीचर ट्रेनिंग की भी बात करती है, क्योंकि अगर मान लो आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाए, आपको नहीं पता हो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, आपको उनका प्रोसेस ना पता हो, आप बच्चों को समझाने की बजाय उन्हें मारकर भगा दे, तो आप एक अच्छे टीचर कैसे बन पाएंगे और अच्छी एजुकेशन कैसे दे पाएंगे। तो टीचर एजुकेशन की भी बात करता है। लैंग्वेज मातृभाषा में पढ़ाएंगे टिल क्लास 5 तक, तो लैंग्वेज के बारे में बताया था मैंने। इंक्लूसिव, यहाँ पर जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हैं, वैसे डिसएडवांटेज चाइल्ड है, उन सबको भी इसमें ऐड करना है। आ गया समझ में। ये मैंने आपको 4th फेज पढ़ा दिए थे। देखो अब यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना, तो यही फायदा होता है अलग अलग जगह से पढ़ने का, बट आपको यहाँ एक ही जगह मैंने अवेलेबल करा दिया ताकि आपका इसमें ज्यादा टाइम ना कंज्यूम हो। ये क्या पता मैंने 2-3 घंटे में इस कंटेंट को रेडी किया हो और आपको देखो ये कितने कम टाइम में अवेलेबल हो रहा है। तो इसको ध्यान से सुन लेना, यूजफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है 5, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया पहले क्या है 5, फिर 3, फिर 3, फिर 4। 5 में मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन सी एज होगी, फाउंडेशन एज होगी 3 से 8 ईयर की। 3 वाली जो है प्रिपरेटरी एज है, तैयार होगा 8 से 11 ईयर का। 3 इसके बाद जो 3 वाला है वो 11 से 14 मिडिल एज है। 4 वाला जो है वो सेकेंडरी एज है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। 4 फेजेस बहुत बार बता चुकी हूँ। 5 3 का स्क्वायर 4। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है आपकी एनईपी, 360 डिग्री की बात करती है। इसके बाद जो 3 to 8 ईयर है, इसमें 3 से 6 ईयर का जो फर्स्ट फेज होगा वहां पर बच्चा क्या करेगा, प्ले स्कूल में जाएगा, आंगनबाड़ी में जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो क्या करेगा, पहली और दूसरी क्लास स्कूल में पढ़ेगा, जो होगी 6 to 8 क्लास तक। ये सारा पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद हम 3rd वाला जो है 8 से 11 ईयर का है, ये क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक है। इसको हम प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था।
इसके बाद थर्ड वाला जो था वो मिडल था, जो 11 से 14 ईयर की बात करता था, ये 6 to 8 क्लास तक का था। फोर्थ वाला जो है 4 ईयर की बात करेगा, 9th क्लास की बात करेगा, 10 क्लास की, 11 की और 12th की बात करेगा। 3 साल तक तो हम बच्चे को घर पर ही रखते हैं, आपको पता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चे को 3 से 6 साल तक आंगनबाड़ी में भेजेंगे। इसके बाद 6 to 8 फर्स्ट सेकंड क्लास करेगा। इसके बाद यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट होगा, पीयर असेसमेंट होगा, टीचर असेसमेंट शामिल होगा। यही क्या है, ऑल ओवर असेसमेंट है, 360 डिग्री असेसमेंट है। यहाँ पर बच्चा क्या कर सकता है, खुद से असेस्ट कर सकता है, यानी कि अपनी मिस्टेक्स को खुद से देख सकता है। पीयर असेसमेंट का मतलब है अपना जो भी इसका जो फ्रेंड सर्कल है, जो पीयर ग्रुप है, उनसे क्या करेगा, असेस्ट कराएगा कि देख, ऐसे नहीं करते कई बार बच्चे क्लास में बैठकर, तू मेरी कॉपी चेक कर दे, मैं तेरी कॉपी चेक कर देता हूं, तो ये क्या होगा, पीयर असेसमेंट होगा। टीचर असेसमेंट, टीचर से चेक करा लेना, तो ये क्या है, असेसमेंट होता है। इसके बाद यही 360 डिग्री असेसमेंट है, ऑल ओवर असेसमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके बाद परख, मैंने अभी आपको बताया था, परख की जो फुल फॉर्म है, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, ठीक है, एनालिसिस एंड नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परख की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। इसके 3 डोमेन्स हैं, 3 डोमेन्स में आपका आएगा CAP। सी से होगा बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना, यानी कि बच्चा माइंड से कितना स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसके बाद ए से जो बनता है, ए से होगा आपका अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में आएगा बच्चा इमोशनली कितना स्ट्रोंग है। साइकोमोटर, यानी कि जो उसके फिजिकल डेवलपमेंट है, साइकोमोटर है, तीनों को ऐड करके क्या नाम दिया गया, होलिस्टिक अप्रोच का नाम दिया गया। होलिस्टिक कार्ड पूछा जाए तो 360 डिग्री का क्या होगा, होलिस्टिक कार्ड होगा। यहाँ पर भी यही पॉइंट लिखा है कि बच्चे के ऊपर हम लैंग्वेज को थोपेंगे नहीं, इम्पोज नहीं करेंगे। हम बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाएंगे या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने वाले हैं, जब तक कि बच्चा 5th क्लास में है। 5th क्लास के बाद हम बच्चे को दूसरी भाषा में पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात पहले भी कही गई थी, अब भी कही गई है। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर बहुभाषा जो होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो। इंडियन साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्किल्स की बात करता है, यहाँ पर 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कही गई है। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है यहाँ पर बच्चे की सोचने की क्षमता को क्या करना, विकसित करना, बच्चों के गैप फिल करना, बच्चों से कुछ पूछना, अदला बदली, गेम्स, इन सब में पार्टिसिपेट करवाना। तो इससे बच्चे का जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या होगा, यहाँ से इम्प्रूव हो जाएगा, गैप जो है वो यहाँ पर भर जाएगा। तो यहाँ से बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ेगी। यहाँ पर हम उनसे कुछ आस्किंग वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ अदला बदली वाले क्वेश्चंस करा सकते हैं और कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनोवेशन की, इनोवेशन में जैसे हम उसे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाने को कह सकते हैं, लेट देम फ्री, उनको खाली छोड़ सकते हैं कि ठीक है, गिव देम अ ब्रेक, उनको हम ब्रेक दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम मान लो बच्चे को ब्रेक दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम करेगा, वहां से वो क्या करेगा, कुछ इनोवेट करता है, तो वहां से बच्चा क्या करेगा, कुछ ना कुछ सीख पाएगा। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। सर्च टू विन, मतलब पेयर में बच्चा कैसे सीखेगा, कोलैब करके कैसे सीखेगा। अब ग्रुप बना दिया हमने उनका और कहा कि ग्रुप जो ये पूरा ग्रुप है वो क्या करके लाएगा, एक प्रोजेक्ट तैयार करके लाएगा। तो यहाँ अपने बच्चे को क्या कर दिया, कोलैब कर दिया। आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे भी ये वाला जो ऑप्शन है कोलैब का, हम करते हैं ना दूसरे फ्रेंड्स के साथ कोलैब करके पिक्चर्स डालना। तो ये कोलैब क्या कर सकते हैं हम बच्चों के साथ, स्कूल में भी करा सकते हैं। ये कोलैब होगा एक टाइप का, जब बच्चे पेयर्स में सीखेंगे। कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो टॉक इन पेयर्स में बच्चों को बात करवा सकते हैं, साइलेंस टॉक डे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा। आईसीटी की बात कर लेते हैं तो आईसीटी में जैसे इंफॉर्मेशन, यहाँ पर लिटरेसी की बात है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात है, मीडिया में कैसे, टेक्नोलॉजी से कैसे पढ़ाएंगे, ये सब आईसीटी में आता है। फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मेटा कॉग्निशन पढ़ लेते हैं। मेटा होता है बियॉन्ड, मेटा होगा बियॉन्ड, कॉग्निशन होगा हमारा जो मेंटल लेवल है, यानी कि बच्चा जो है अपने संज्ञान से अलग से सोच पाए, अलग से उससे परे सोच पाए और उसका मूल्यांकन कर पाए, तो वो क्या होता है, मेटा कॉग्निशन होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी आज की पॉलिसी थी ना एनईपी, ये आपकी आज की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना जो मैंने पढ़ाया है और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अपना खुद से लिख कर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड देन आप क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन में बता रही हूँ, जितना पढ़ा है सबको रिवाइज करना है, 2 बार रिवाइज करना है। 2 बार रिवाइज करने के बाद अब जहां से भी आपको इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं सबको आपको सॉल्व करना है। तो वहां से आपका जो पेपर है ना, वो मतलब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा सॉल्व होने लग जाएंगे और आपकी उसमें हेल्प भी होगी। आपको पता लगेगा आपको कितना समझ में आ गया है और आपको
आपको भी और कितना इस पर वर्क करने की नीड है, या फिर कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां हमने ध्यान नहीं दिया, जहां हमें ज्यादा ध्यान देने की नीड थी। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चंस से हमें पता लगने लग जाता है कि हमें कितना समझ में आया है। इसलिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी होती है। सिर्फ ये टीचिंग एप्टीट्यूड की बात नहीं कर रही मैं, आप बाकी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट में आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। आप जितना भी पढ़ते हैं सभी में आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस कर पहले थ्योरी पढ़नी होती है अच्छे से, थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको करना होता है सारा प्रैक्टिस वर्क जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको अच्छे से ध्यान से सुननी है, समझनी है, एंड देन अपनी तैयारी वैसे ही कर लेनी है। अब मैं बार बार कह रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है। बाद में आप एग्जाम देकर आएंगे, फिर कहेंगे हम 1 नंबर से रह गए, हमारा आधा नंबर रह गया, हमारे 2 नंबर रह गए। वो इसीलिए रहते हैं ताकि, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस वर्क अच्छे से कर लेना है। तो यही बताना था। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, तो मिलेंगे अब हम कल की क्लास में। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ में, चैनल को सपोर्ट करते रहें, चैनल को शेयर करते रहें, हमारे 7 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने में हेल्प करें। थोड़े से ही कमी रहती है तो उसको कंप्लीट करा दें। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।